हेलो फ्रेंड्स, वेलकम फ्रेंड्स। जैसे आप जानते हैं कि हम लोग बीएसएससी सेकंड इंटर लेवल यानी कि बिहार एसएससी सेकंड इंटर लेवल एग्जाम के लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है उसको कवर कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं एडुटेरिया बीएसएससी सेकंड इंटर लेवल संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 और इस बुक में टोटल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट्स दिए गए हैं। देखिए, आज हम लोग सेट नंबर 11 को पूरे डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ कवर करने वाले हैं। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको सेट नंबर 1 से सेट नंबर 10 तक को कवर करा दिया था। अगर आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। इन सभी का लिंक आपको आज के इस सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और बीएसएससी सेकंड इंटर लेवल एग्जाम की बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी बिहार एसएससी सेकंड इंटर लेवल एग्जाम से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। सभी लोग जल्दी से एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त हो जाएगा तो इसे कम से कम एक ग्रुप में अवश्य ही शेयर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल एग्जाम के लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है उसके सेट नंबर 11 को हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको सेट नंबर 1 से सेट नंबर 10 तक को पूरी डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ कवर कराया हुआ है। अगर आपने इन सेट्स को नहीं देखे हैं, नहीं लगाया इन सेट्स को, तो ज़रूर लगा लीजिएगा। इन सभी का लिंक आपको आज की इस सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, सभी लोग प्लीज़ एक बार जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं ताकि प्रश्न जो है आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। फ्रेंड्स, 2 दिन से स्वास्थ्य ठीक नहीं था जिसके कारण वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहे थे। अब बिल्कुल मैं स्वस्थ हूँ, अब नियमित रूप से आपको वीडियो मिलते रहेंगे। चलिए पहला प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है कि किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। फ्रेंड्स, अगर आप आंसर पहले से जानते हैं तो आंसर कमेंट बॉक्स में देकर के बताते चलेंगे। इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन होते चलेगा और साथ ही साथ जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको भी ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा। इस तरह से क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो हैं कवर होते चलेंगे। अब देखिए, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। इसका आंसर पहले मैं बता देता हूँ। ऑप्शन सी हो जाएगा, केशवानंद भारतीवाद। अब ध्यान से सुनिए। देखिए, संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और देखिए, प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। यह निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 के निर्णय में घोषित किया गया। वेरुवादी यूनियनवाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करती है। वेरुवादीवाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, इसीलिए विधायिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती है। परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसीलिए विधायिका यानी कि संसद उसमें संशोधन कर सकती है। केशवानंद भारतीवाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दिया तथा प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना। संसद संविधान की मूल ढांचे में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती है। स्पष्टतः संसद वैसा संशोधन कर सकती है जिससे मूल ढांचा का विस्तार और मजबूतीकरण होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, केशवानंद भारतीवाद। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, और प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। अगला प्रश्न करेंगे और सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित नहीं है? इसमें से कौन सा आयोग जो है राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित नहीं है? अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं, इसकी जांच के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश एस.के. धर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति किया और इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया था। कौन? तो एस.के. धर जो समिति थी, धर आयोग, इन्हीं की अध्यक्षता में थी, एस.के. धर की अध्यक्षता में। तो बिल्कुल जो है ये राज्य पुनर्गठन से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए JVP समिति,
जेबीपी समिति जो धर आयोग थी, यहाँ पर धर आयोग, इसी के निर्णय की परीक्षा करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति ने अपने जयपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की समिति का गठन किया, जिसको कि जेबीपी समिति कहा गया, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। ठीक है, और इस समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों की पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए फजल अली आयोग, राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 में पास किया गया, और आपको पता है राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे, और इसमें अन्य सदस्य पंडित हृदयनाथ कुंजरू और सरदार के.एम. पनिकर थे। तो ये सभी थे। राज्य मन्नार समिति जो है राज्य पुनर्गठन से संबंधित नहीं थी। राज्य मन्नार समिति जो है इसका संबंध केंद्र राज्य संबंध से है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में किस आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण किया गया है। भारतीय संविधान में भाषा तथा धर्म के आधार पर अल्पसंख्यकों को स्वीकार करते हुए अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में उनके संरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भाषाई एवं धार्मिक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा करके विधिक अधिकार यानी कि कानूनी अधिकार बनाया गया। पहले क्या था, पहले 7 जो थे मूल अधिकार थे, फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन हुआ क्या था, 44वां संविधान संशोधन जो था 1978 में हुआ था, इसमें संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा करके इसको जो है विधिक अधिकार यानी कि कानूनी अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 301 के अंतर्गत जो है इसको रखा गया है। और इस प्रकार से अब वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए किसी राज्य में अधिकतम कितने समयावधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है। अच्छा, राज्यों में राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के तहत होता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और एक बार में संसदीय अनुमोदन के उपरांत 6 माह तक के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, और इसे आगे बढ़ाने के लिए पुनः संसदीय अनुमोदन आवश्यक है। और इस तरह अधिकतम 3 वर्षों के लिए राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर 3 वर्ष राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है। बिल्कुल, राष्ट्रपति जो है किसी भी मामले में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकते हैं, परंतु उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। यह किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 143 में है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी राज्य में पंचायतों के निर्वाचन की तिथि की घोषणा कौन करता है। अनुच्छेद 243 के मैंने आपको बताया भी था इसके बारे में। देखिए अनुच्छेद 243 के अनुसार राज्य में पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण एक राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्य निर्वाचन आयोग। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन संघ सूची का विषय नहीं है। संघ सूची का विषय इसमें से कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पुलिस जो है, पुलिस यह संघ सूची का विषय नहीं है। पुलिस, लोक व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन, ये सभी राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि प्लासी युद्ध के बाद बंगाल में किसे नवाब के दरबार में अंग्रेज रेजिडेंट नियुक्त किया गया। नया प्रश्न हो सकता है आपके लिए। अच्छा देखिए, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो 23 जून 1757 को। इसमें नवाब सिराजुद्दौला की हार हो गई थी। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था, अंग्रेजों की जीत हुई थी। ठीक है, और प्लासी के युद्ध के उपरांत अंग्रेज विजय हुए थे ना, उसके बाद उपरांत क्या हुआ था कि अंग्रेज ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया और ल्यूक स्क्रॉप्टन को नवाब के दरबार में अंग्रेज रेजिडेंट नियुक्त किया था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ल्यूक स्क्रॉप्टन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों द्वारा पेशवा प्रथा किस पेशवा के काल में समाप्त कर दिया गया था। तो फ्रेंड्स यह पेशवा जो था यह कौन था, तो यह बाजीराव द्वितीय था। बाजीराव द्वितीय जो था मराठा साम्राज्य के पतन में इसका सर्वाधिक योगदान था और यह सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार भी था। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था, इसके बाद पेशवा प्रथा समाप्त कर दी गई और उस समय पेशवा पद पर बाजीराव द्वितीय आसीन था। बाजीराव द्वितीय को जो है
वार्षिक पेंशन देकर के कानपुर के निकट बिठूर में रहने के लिए भेज दिया गया, जहां पर 1853 में इसकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर बाजीराव द्वितीय राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति तथा गवर्नर जनरल दोनों की शक्तियां प्रदान की गई? तो फ्रेंड्स, यह 1786 का अधिनियम था। इसके द्वारा गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति और गवर्नर जनरल दोनों की शक्तियां प्रदान की गई। ठीक है ना। तो 1786 का अधिनियम के द्वारा ही गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को रद्द करने और अपने निर्णय को लागू करने का भी अधिकार दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर मिलान करना है, एक तरफ संस्था है, दूसरी तरफ उनके संस्थापक है। डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी, इसकी स्थापना जो है विट्ठल रामजी सिंधे ने किया था। डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना विट्ठल रामजी सिंधे ने, तो यहाँ पर देखिए VR सिंधे दिया गया, विट्ठल रामजी सिंधे ने किया था। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना महात्मा गांधी जी ने किया था। तो यहाँ पर देखिए महात्मा गांधी दिया गया है। ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान से इसमें। दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना बाबा साहब अम्बेडकर जी ने किया था। ठीक है, और सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने किया था। अब इसको मिला लीजिएगा, मैं यहाँ पर 2 4 1 3 यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? अच्छा, ये भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में, यहाँ पर पहले ध्यान दीजिएगा। देखिए, लॉर्ड कर्जन के समय सबसे पहले ये घटना हुई थी। लॉर्ड कर्जन ने 1902 में 19 यहाँ में लिखता 1902 में सर टॉमस रैली की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था, और 1902 में ही सर एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग का भी गठन कर्जन ने किया था। इसको भी याद रखेंगे, एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग का भी गठन किया था। बात करते हैं सर टॉमस रैली की अध्यक्षता वाली विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था, और इसमें जो है अगर हम बात करें तो ये जो आयोग थी, इसी के सिफारिश पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। सबसे महत्वपूर्ण है कि किसके समय में, तो लॉर्ड कर्जन के समय में। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न करेंगे 14 नंबर की न लगान न टैक्स अभियान सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने कहाँ चलाया था? न लगान और न टैक्स, जो टैक्स है, कर है, ये अभियान। तो फ्रेंड्स, यह चलाया था संयुक्त प्रांत में। संयुक्त प्रांत में चलाया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान न लगान न टैक्स अभियान। तो यहाँ पर देखिए संयुक्त प्रांत ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। देखिए, मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग के विरोध में किसे अपनी गोली का शिकार बनाया था? आपको पता है 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के ये जवान थे, और इन्होंने जो है सार्जेंट ह्यूसन को जो है गोली मारी थी। तो यहाँ पर देखिएगा सार्जेंट, यहाँ पर दिया गया ह्यूसन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसकी जो है रचना हर्ष ने नहीं की है? हर्षवर्धन की बात की जा रही है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली, ये हर्षवर्धन की रचना है। ठीक है ना। हर्ष चरित्र जो है ये इसकी नहीं, वान भट्ट की रचना है। ये वान भट्ट की, वान भट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे, वान भट्ट की रचना है। क्लियर ना, याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क मुसलमान यानी कि तुर्क मुस्लिम शासक कौन था? अच्छा, आपने जो सुना होगा मोहम्मद बिन कासिम, पहला जो है यह अरबी था और पहला मुस्लिम था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। लेकिन यहाँ पर तुर्क मुसलमान आक्रमणकारी पूछा गया है, तो यह सुबुक्तगीन था। कौन था? सुबुक्तगीन था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और भारत पर आक्रमण करने वाला यह पहला तुर्की मुसलमान सुबुक्तगीन था। ठीक है ना। और उस समय इसके आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक जयपाल शासन कर रहा था, और ये जो सुबुक्तगीन था मोहम्मद गजनी जो था इसी का पुत्र था। ठीक है, जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। क्लियर। देखिए, चचनामा अली अहमद द्वारा अरबी भाषा में लिखित एक प्रमुख ग्रंथ है जिसके मुख्य रूप में वर्णन किया गया है। चचनामा याद रखना है किसकी रचना? अली अहमद की। और इसमें जो है मुख्य रूप से किसका वर्णन किया गया है? तो अरबों द्वारा सिंध विजय का वर्णन किया गया है। अरबों द्वारा सिंध विजय का वर्णन कहाँ मिलता है? तो चचनामा में। चचनामा के लेखक कौन है? अली अहमद है। ये सब ध्यान रखिएगा। देखिए, मजहरूल हक ने द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किया था। किसके दौरान? किस आंदोलन के दौरान? द मदरलैंड अखबार का प्रकाशन सबसे पहले तो प्रश्न बनेगा किसने किया था? तो मौलाना मजहरूल हक ने। ठीक है ना। और इन्होंने किया था असहयोग आंदोलन के दौरान। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान सदाकत आश्रम से द मदरलैंड नामक अखबार का इन्होंने प्रकाशन प्रारंभ किया था।
ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सातवाहन वंश के किस शासक के सिक्के पर जहाज का चित्र बना हुआ है? सातवाहन वंश की अगर हम बात करते हैं तो इसकी संस्थापक सिमुक था, ठीक है ना। और सातवाहन वंश का जो शासक था यज्ञश्री सातकर्णी, यह व्यापार और जल यात्रा में विशेष रुचि रखता था और इसने अपने सिक्के पर जलयान का चित्र अंकित करवाया था। तो यहाँ पर यज्ञश्री सातकर्णी हो जाएगा। हालांकि वशिष्ठी पुत्र पुलवामी के भी जो सिक्के थे उस पर नाव के चित्र बने हुए हैं, इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। देखिए, एक तरफ खनन क्षेत्र दिया गया और दूसरी तरफ खनिज संपदा दिया गया और मिलान करना है और यहाँ से सही उत्तर आपको चुन करके बताना है। कालाहांडी जो होगा यह आपका हो जाएगा बॉक्साइट, जावर जो होगा ये जस्ता और सीसा हो जाएगा, कोलार जो होगा यह आपका सोना हो जाएगा और मोसाबनी जो होगा यह आपका तांबा हो जाएगा, जिसको आप मिला सकते हैं 3 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा, फिर आपका देख लीजिए 1 हो जाएगा और फिर आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो 3 4 1 2 जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिख रहा है आपको, देखेंगे तो सी में दिख रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल का जन्मदाता कहलाता है? मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है फ्रेडरिक रेटजेल को, ठीक है ना। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने एंथ्रोपायोग्राफी की रचना भी किया था, एंथ्रोपायोग्राफी की रचना, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन, फ्रेडरिक रेटजेल। क्लियर। चलिए, और वर्तमान भूगोल का जनक की बात करते हैं तो कहा जाता है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को, वैसे भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है, ठीक है। तो ये सब पॉइंट आप ध्यान रख सकते हैं। अधोलिखित सागरों में किसमें तट रेखा नहीं है? तो इसमें से देखेंगे तो सरगैसो सागर में नहीं है। सरगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक जलीय क्षेत्र है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका सरगैसो सागर हो जाएगा, इसमें जो है तटरेखा नहीं है। किस चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं? इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, किस चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं? क्लियर। एक प्रश्न मैं आपसे हर वीडियो में पूछता हूँ, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। काजीरंगा असम में है, मानस भी असम में है, देहिंग पटकाई भी असम में है, ओरांग नेशनल पार्क भी असम में है, ठीक है। चले, तो असम राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, ये जायरे नदी है, जायरे नदी, ठीक है ना। इसको कांगो नदी के नाम से भी जाना जाता है और यह अफ्रीका की नदी है। क्लियर, याद रखेंगे। लिम्पोपो नदी जो है, एक लिम्पोपो नदी, यहाँ मैं लिख देता हूँ लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी जो है ये मकर रेखा को 2 बार काटती है, मकर रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है, और ये भी अफ्रीका में ही है। क्लियर, याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद कौन सी नदी कश्मीर घाटी में बहती है? तो इसमें से अगर हम बात करते हैं तो कश्मीर घाटी में इसमें से झेलम नदी बहती है, ठीक है ना। झेलम राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सी नहर प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है? प्रशांत और अटलांटिक महासागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो यह नहर पनामा नहर है, पनामा नहर, ठीक है ना। यह नहर पनामा स्थल डमरू मध्य को काटते हुए निर्मित है और इस पर पनामा देश का नियंत्रण है, ठीक है। 1914 में इसका उद्घाटन हुआ था, तो यहाँ पर पनामा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था विदेशी वाणिज्यिक उधारी को नियमित करती है? तो ये जो विदेशी वाणिज्यिक उधारी है यानी कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, इसका रेगुलेशन जो है यह आरबीआई के द्वारा किया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, भारत में सेवा कर किसकी सिफारिशों पर लागू हुआ था? सेवा कर जो है यह किसकी सिफारिश पर लागू हुआ था? वर्तमान में जो है आपको सेवा कर को वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी में विलय किया गया है, ध्यान रखिएगा। और कर के आधार पर जो है ज़्यादा विस्तृत करने के लिए राजा जे चलैया जो कमेटी थी, इसी के संस्तुति पर सेवा कर को 1994-95 में केंद्रीय बजट से प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, विकास के मानवीय पक्ष पर निम्नलिखित में से किस एक ने सबसे पहले ध्यान केंद्रित किया? विकास के मानवीय पक्ष पर सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के ने ध्यान केंद्रित किया, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका इसमें से राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूएनडीपी। चलिए, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह 1976 में पारित किया गया था, ठीक है, 1976 में। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है?
निर्धनता के लिए उत्तरदायी इसमें से कौन सा नहीं है? तो अपर्याप्त समृद्धि कर, जनसंख्या की उच्च वृद्धि दर एवं बेरोजगारी निर्धनता के लिए उत्तरदायी है, जबकि बढ़ता निवेश दर जो है यह निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी गणना करने की विधि नहीं है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी, ठीक है ना। इसका तात्पर्य किसी एक साल में देश में पैदा होने वाले सामानों और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य होता है। जीडीपी को मापने की जिम्मेदारी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO की है, ठीक है। जीडीपी जो है ज्ञात करने के लिए उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि का प्रयोग किया जाता है। ह्रास समान लागत विधि इसमें नहीं होगा। नगद आरक्षित अनुपात को कम करने से अर्थव्यवस्था पर इसका निम्नलिखित प्रभाव पड़ेगा। तो यहां पर आप देखेंगे कूट में से आंसर आपको चुन करके बताना है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि आप देख सकते हैं ये सभी हो जाएगा। बैंक के पास अधिक तरलता लाभ होगा, अर्थव्यवस्था में निवेश वृद्धि देखने को मिल सकती है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति बढ़ सकती है और वास्तविक निवेश दर में गिरावट आ सकती है। तो सही आंसर हो जाएगा, सभी हो जाएगा। द बिहार हेराल्ड समाचार पत्र किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? तो फ्रेंड्स यह जो है 1875 में गुरु प्रसाद सेन के द्वारा प्रकाशित किया गया था, ठीक है, गुरु प्रसाद सेन के द्वारा 1875 में। उसके बाद देखिए भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वन प्रतिशत कितना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7.84% है। बिहार का क्षेत्रफल अगर पूछा जाएगा तो याद रखिएगा 94,163 वर्ग किलोमीटर, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। 7.84% यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? तो यह देश जो बना है यह आयरलैंड बना है। आयरलैंड राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन यानी कि HUID नंबर में कुल कितने अंक हैं? तो अब जो है नंबर 6 अंक का यूनिक जो है अल्फा न्यूमेरिक कोड है यह, क्लियर ना। तो यहाँ पर 6 अंक हो जाएगा इसका राइट आंसर, 6 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, प्रतिवर्ष विश्व सतत परिवहन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 26 नवंबर के दिन मनाया जाता है, सतत परिवहन को लेकर के लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से, ठीक है। विश्व सतत परिवहन दिवस 26 नवंबर के दिन। तो यहाँ पर 26 नवंबर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर C में देख रहे हैं। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? यह जारी करता है US चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है ना। और 2023 में भारत का स्थान 42वां है, पहले स्थान पर अमेरिका है। उसके बाद चलिए 42 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कि शेपिंग ए फ्यूचर ऑफ राइट्स विषय के साथ कौन सा दिवस 2023 में मनाया गया है? शेपिंग ए फ्यूचर ऑफ राइट्स विषय के साथ कौन सा जो है दिवस 2023 में मनाया गया है? तो यह दिवस है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, जो कि प्रत्येक वर्ष जो है 3 मई के दिन मनाया जाता है, 3 मई के दिन मनाया जाता है, ठीक है। चाय दिवस 21 मई के दिन मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो मैंने आपको अभी शायद बताया है विश्व सतत परिवहन दिवस 26 नवंबर के दिन, ठीक है ना। जल दिवस आपको पता है, जल दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल के दिन, ठीक है ना। 22 मार्च के दिन, 22 मार्च के बिहार दिवस और जल दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल के दिन पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, तो ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। 22 मई के दिन जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, सब याद ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन मेघचक्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया गया है? ऑपरेशन मेघचक्र जो है यह बाल यौन शोषण से जुड़ी सामग्री को ऑनलाइन प्रसारित करने वाले के खिलाफ कार्रवाई करने के उद्देश्य से CBI के द्वारा यह चलाया गया है ऑपरेशन मेघचक्र। तो ऑप्शन A राइट आंसर हो जाएगा। बजट 2023-24 के तहत शिक्षा पर कितने व्यय करने की योजना बनाई गई है? तो शिक्षा पर हो जाएगा आपका 1,12,899 करोड़, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं B में दिया गया है, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि, और यहाँ पर देख सकते हैं 5,17,034 करोड़ जो है ये परिवहन पर। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना, ये आपको 1,12,899 करोड़ जो है यह शिक्षा पर, जो कि ऑप्शन B इसका आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइम पत्रिका सूची 2023 के तहत किस अभिनेता को शामिल किया गया इसमें? तो टाइम पत्रिका में शामिल सबसे प्रभावशाली भारतीय व्यक्तियों की सूची में भारत के 2 व्यक्तियों को शामिल किया गया है, जिसमें शाहरुख खान और SS राजामौली हैं। तो यहाँ पर शाहरुख खान है और SS राजामौली भी ध्यान रखिएगा। हाल ही में
तारिक फतेह का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तारिक फतेह जो थे ये पाकिस्तानी मुल्क के जाने माने एक कनाडाई लेखक थे, ठीक है ना। ये कनाडा के निवासी थे, पाकिस्तानी मुल्क के थे और हाल ही में इनका निधन हो गया है। और तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लेखक। केंद्र सरकार के द्वारा कुनो राष्ट्रीय उद्यान में कितने दक्षिण अफ्रीकी चीतों को लाए जाने की योजना बनाई जा रही है? कुनो जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है, और यहाँ से 12 राइट आंसर हो जाएगा। कुनो राष्ट्रीय पार्क में फिर से जो है दक्षिण अफ्रीका से 12 और चीते लाए जाने की घोषणा की जा रही है, तो 12 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया नई दिल्ली में, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया है, ठीक है ना। और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। राइट आंसर यहाँ पर नई दिल्ली हो जाएगा। प्रसिद्ध पुस्तक जो है कथकली डांस थिएटर, पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसको लिखा किसने है? तो इसको लिखा है कथकली डांस थिएटर पुस्तक को के गोपालकृष्णन ने, के गोपालकृष्णन ने, ठीक है। स्मोक एंड एसेज ध्यान रखिएगा, अमिताभ घोष की है। विक्ट्री सिटी सलमान रुश्दी की है। रिफॉर्म नेशन जो है गौतम चिकरमाने की है। माई लाइफ एज ए कॉमरेड के शैलजा की पुस्तक है। मंगलयान 2 किस वर्ष तक प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया है? 2024 तक रखा गया है, ठीक है ना। 2024 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, ज्योति तीव्रता जिसको कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहा जाता है, इसका एसआई यूनिट क्या है? तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का एसआई यूनिट जो है ये कैंडेला होता है, कैंडेला है, और कैंडेला एक मूल मात्रक भी है, ठीक है। तो कैंडेला राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन रक्त जमाव के लिए जो है आपका इसमें से आवश्यक है? रक्त जमाव के लिए आवश्यक है। यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिएगा, एम्पियर विद्युत धारा का है। मोल जो है, मोल आपको पता है पदार्थ की मात्रा का होता है, ठीक है ना। और रेडियन जो है ये समतल एंगल का होता है। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें से देखिए, विटामिन के तो आपको पता है, कैल्शियम और फाइब्रिनोजन एक प्रोटीन है, यह भी रक्त के जो है जमाव के लिए आवश्यक होता है। चलिए, उसके बाद देखिए, किस रोग में तांबा ऊतकों में जमा हो जाता है? तो यह रोग विल्सन रोग है, विल्सन रोग है। और विल्सन रोग में जो होता है तांबे धातु के अत्यधिक वृद्धि के कारण यह होता है, तो यह विल्सन हो जाएगा यहाँ पर। इसमें से देखिएगा कि निम्न में से किस तरंग को उष्मा तरंग भी कहते हैं? उष्मा तरंग कहा जाता है इंफ्रारेड को, इंफ्रारेड को कहा जाता है, ठीक है ना। इंफ्रारेड को कहा जाता है, इंफ्रारेड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलो, उसके बाद देखिएगा कि नींबू में लिटिल लीफ रोग होता है किसकी कमी के कारण? नींबू में लिटिल लीफ रोग जो होता है ये तांबा के कारण होता है। मक्का में व्हाइट बर्ड नामक रोग होता है, मक्का में जो है व्हाइट बर्ड नामक रोग होता है, ये होता है जिंक के कारण, जस्ता के कारण, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये सब ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चुकंदर में हॉट रोट नामक रोग होता है बोरोन के कारण। धान में खैरा रोग जिंक के कारण होता है। आलू में ब्लैक हार्ट रोग होता है भंडारण में ऑक्सीजन की कमी के कारण। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति है, तो यह पीरियोडिक है, आवधिक गति है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे ये आपका पीरियोडिक राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न करेंगे कि वह घटना जिसके द्वारा किसी सतह पर पड़ने वाले आपतित प्रकाश को वापस उसी माध्यम में भेजा जाता है क्या कहलाता है? वापस उसी माध्यम में चला जाएगा, तो ये परावर्तन कहलाता है, ठीक है ना। परावर्तन कहलाता है, परावर्तन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, परावर्तन करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर परावर्तन हो जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट दिया गया है विवर्तन। विवर्तन क्या है? तो देखिएगा विवर्तन क्या है, तो प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है, आपको पता है किसको? तो पहला अपवर्तन जानिए, जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह मूल दिशा से विचलित हो जाती है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है, ठीक है ना। और प्रकाश का अवरोध के किनारों के चारों ओर मुड़ना और उसी ज्यामितीय छाया में प्रवेश करने की घटना को प्रकाश का विवर्तन, जिसको कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है, ठीक है। चलिए, आहार नाल से अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो यह पित्त रस है और अग्नाशयी रस है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। पित्त रस यकृत द्वारा स्रावित भोजन को क्षारीय बनाने और वसा के अणुओं को तोड़ने में मदद करता है। और अग्नाशयी रस अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है, जिसमें एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज जैसे एंजाइम शामिल होते हैं। लाइपेज वसा के पाचक एंजाइम है, आपको पता भी है। पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है? तो गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के जो केंद्र होता है उस पर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर
राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 है कि यहाँ पर देखिए सिनेप्सिस अर्धसूत्री विभाजन किस अवस्था में होता है। तो यह आपका जाइगोटीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जाइगोटीन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए उसके बाद जाइगोटीन जो है समजात गुणसूत्र एक साथ मिलकर के जोड़े बनाते हैं, जिसे हम लोग सिनेप्सिस कहते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक कौन थे? तो यहाँ पर देखिएगा एलेक जेफरिस राइट आंसर हो जाएगा, एलेक जेफरिस। ठीक है ना, और भारत में इसके जनक डॉक्टर लालजी सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किसे पर्ल एस कहा जाता है। तो पर्ल एस जो है यह किसको कहा जाता है? तो यह कहा जाता है आपका K2CO3 को, पोटेशियम कार्बोनेट को पर्ल एस या मोती की राख के रूप में इसको जाना जाता है। 1 लीटर पानी को 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री तक ठंडा करने पर इसका आयतन क्या होगा? तो आयतन इसका बढ़ेगा। सामान्य अवस्था में पदार्थ की आयतन गर्म करने पर बढ़ती है तो ठंडा करने पर घटती है, किंतु जल की अनोखी जो यूनिक प्रॉपर्टी है इसके कारण 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री तक ठंडा करने पर जल का आयतन बढ़ता है, क्योंकि इस दौरान जल का घनत्व कम होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। वॉशिंग सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु होते हैं? तो वॉशिंग सोडा का देख लीजिए Na2CO3 इंटू 10H2O जल का अणु पूछा गया, तो यहाँ पर देख सकते हैं 10H2O, तो ये आपका यहाँ पर 10 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कपूर और अमोनियम क्लोराइड के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। तो यहाँ पर आप देखेंगे यह दोनों जो हैं ऊर्ध्वपातन से गुजरते हैं, सब्लिमेशन से गुजरते हैं। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस धातु को मोम में रखा जाता है? मोम में रखा जाता है किसको? तो लिथियम को रखा जाता है, लिथियम को मोम में रखा जाता है। ठीक है, और सोडियम पोटेशियम को मिट्टी तेल में रखा जाता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा लिथियम को जो है आपका मोम में रखा जाता है, मोम में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर लिथियम हो जाएगा। देखिए पुनर्जनन की शक्ति यानी कि पावर ऑफ रीजनरेशन सबसे कम होता है, सबसे कम जो होता है ये होता है कहाँ पर? तो ये आपका जो मस्तिष्क की कोशिका है उनका होता है। तो यहाँ पर मस्तिष्क की कोशिका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए पौधे में ऑक्सीजन हार्मोन की भूमिका होती है। ऑक्सीजन हार्मोन की भूमिका जो होती है, ऑक्सीजन एक पादप हार्मोन है और इसका जो हो जाएगा ऑप्शन बी कोशिका विभाजन और जो है बढ़ाव में होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑक्सीजन जो है आपका खरपतवार को भी नष्ट करता है, फसलों को गिरने से भी बचाता है और विगलन को भी, पत्ती का जो विगलन है उसको भी रोकता है। उसके बाद देखिएगा कि फूल का कौन सा भाग विकसित होकर के फल बनता है? तो ये ओवरी होता है, अंडाशय होता है। मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में कितने अंग होते हैं? तो उत्सर्जन तंत्र में अगर बात करें, उत्सर्जन प्रणाली जिसे गुर्दे की प्रणाली भी कहा जाता है, उसमें एक किडनी, आपका एक यूट्रस यानी कि मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और एक मूत्रमार्ग होता है। तो यह इस तरह से 4 राइट आंसर हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में उपयोगी पदार्थ कौन सा है? तो ब्लीचिंग पाउडर ड्राई जो होता है, ड्राई सेलेक्ट लाइम जो होता है, उसमें सूखा बुझा हुआ चूना और क्लोरीन हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आयनिक बंध के निर्माण के दौरान एक परमाणु से दूसरे परमाणु में स्थानांतरण होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनने वाले यौगिक को आयनिक यौगिक और इनके बीच के जो बॉन्ड होता है उसको आयनिक बॉन्ड कहा जाता है। इसीलिए आयनिक बंध के निर्माण में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन कार्बन का अपरूप नहीं है, एलोट्रोप नहीं है? तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें से आपका फ्लोरीन नहीं होगा, बाकी फुलेरिन, ग्रेफाइट, हीरा, ठीक है ना, ये सब कार्बन के अपरूप हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का प्रभावी प्रतिरोध होता है समानांतर में। तो इसमें क्या होता है? समानांतर में व्यक्तिगत प्रतिरोध से कम होता है। ठीक है ना, तो व्यक्तिगत प्रतिरोध से कम हो जाएगा। यहाँ मैंने बराबर पर लगा दिया, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कार्य को किस सूत्र के द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। ठीक है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। आपने वर्क इक्वल टू एफ पढ़ा होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स इन 75 प्रश्नों में अपना आप लोग स्कोर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, टेलीग्राम से जुड़िए, PDF आपको वहाँ पर मिलेगा।